नमस्कार साथियों, मैं योगेश व्यास सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं राजस्थान पॉलिटी के 30 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला लेकर के आया हूं। वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा आपके आगामी एग्जाम है सीईटी, बीएसटीसी, इन सारे एग्जामों में इनका बहुत ज़्यादा रोल रहने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इनको समझ लिया तो ये मान के चलना आपकी पूरी की पूरी पॉलिटी क्लियर हो चुकी है। इस बात को आप निश्चित कर लेना, निश्चित मान लेना कि आपकी पूरी राजस्थान पॉलिटी क्लियर हो चुकी है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके राजस्थान पॉलिटी का कि राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, समझना, सुनना इस चीज को। पहला कोटेशन कह रहा है कि पहला, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्या कहना चाह रहा है कि इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। तो आपको पता है कि संविधान का एक आर्टिकल नंबर 156 कौन सा है? 156। इसमें किसके बारे में बताया गया है? राज्यपाल की पदावधि के बारे में। किसके बारे में? पदावधि। और राज्यपाल की पदावधि कितनी बताई गई है? 5 वर्ष। कितनी बताई गई है? 5 वर्ष। इसमें ही कहा गया है कि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ये बात कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल नंबर 156। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये बात सही है, गलत है? तो बात सही है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। ये लाइन बोल रहा है कौन सा? ऑप्शन बी। मैंने अभी बताया था आपको कि आर्टिकल 156 क्या कहता है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष। लेकिन इसमें साफ साफ कहा गया है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इसका तात्पर्य क्या होता है कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक वो क्या रहता है? राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। इसी आर्टिकल में बताया गया है कि जो राज्यपाल होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। इसके बाद तीसरी बात क्या कह रहा है कि अपने उत्तराधिकारी के पद धारण तक वह अपने पद पर बना रहता है। ये बात किसमें बताई गई है? आर्टिकल नंबर 156 में। दोनों बात किसमें? 156 में। तो बात ये भी सही है, बात यह भी सही है कि जब तक नया राज्यपाल नहीं आ जाएगा तब तक वो क्या रहेगा? अपने पद पर बना रहेगा। ये बात कौन सा आर्टिकल बोलता है? 156 कहता है इस चीज को। उसे महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। तो ये क्या है? ऑप्शन गलत है। आपसे पूछ कह रहा है कि कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। कौन सा हो गया? डी। क्यों? तो सुनना और समझना कि पहले स्टार्टिंग के कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। बात सही है। राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। ये बात भी सही है। अपने उत्तराधिकारी के पद धारण तक वह अपने पद पर बना रहता है। ये बात भी सही है। यहाँ पे बोला गया कि उसे महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। ये बात गलत है। मैंने बताया है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। इस बात को आप समझ लेना। बात करता हूं मैं, एक चीज और समझा देता हूं आपको यहाँ पे महाभियोग की। तो महाभियोग का उल्लेख किसमें? आर्टिकल नंबर 56 में। ये किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। किसके लिए? राष्ट्रपति। आपका आर्टिकल 56(2). कौन सा है? 56(2). इसके साथ है आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग की प्रक्रिया समझाई गई है। और ये बोला गया है कि जब भी राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करेगा, कौन करेगा? राष्ट्रपति। क्या करेगा? संविधान का अतिक्रमण। क्या करेगा? संविधान का अतिक्रमण। तब राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखना कि राज्यपाल को। एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, कैसी प्रक्रिया होती है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है। कैसी होती है? अर्धन्यायिक। और यहाँ पे याद रखना कि महाभियोग का उल्लेख यहाँ पे संविधान का आर्टिकल नंबर 56(2) में। इसके साथ महाभियोग की प्रक्रिया किसमें समझाई गई है? आर्टिकल नंबर 61 में। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? मेरे हिसाब से क्लियर है सारी चीजें। आगे सुनो दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? तो पहली बात, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें कहां पे समझाई गई है? आर्टिकल नंबर 58 में क्या है? राज्यपाल की शर्तों का उल्लेख है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 57 है उसमें राज्यपाल की योग्यताओं का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? योग्यता। आर्टिकल 58 में शर्तें, 57 में योग्यता। अब सुनना और समझना। पहले कोटेशन क्या कह रहा है कि वह भारत का नागरिक है। नागरिक है या वह भारत का नागरिक होना चाहिए। बात सही है, गलत है? तो बात सही है। वह संसद के किसी सदन या किसी भी राज्य के विधानमंडल, ये क्या है? विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यह बात भी सही है। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। यह बात भी सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। यह बात भी सही है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाई राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या है?
इसमें दोनों चीजें, राज्यपाल की योग्यता भी बताई गई है और साथ ही साथ राज्यपाल के पद के लिए शर्तें भी बताई गई है। राज्यपाल के पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहली योग्यता है कि वे भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक। मैं यहाँ पे एक चीज और समझा देता हूँ आपको, एक चीज और क्लियर कर देता हूँ आपके दिमाग में कि ये कह रहा है कि भारत का नागरिक, तो एक होती है आपने जैसे मान के चलो कि भारत का वे मूल निवासी हो, जन्म से और वंश से क्या हो, भारत का नागरिक हो। नागरिकता भी आपकी 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। यदि कोई व्यक्ति बाहर से आकर के भारत की नागरिकता अर्जित करता है, क्या करता है, भारत की नागरिकता अर्जित कर ली, अर्जित करने के बाद मान के चलो कि भाई राज्यपाल के लिए क्या होता है, नॉमिनेट होता है। क्या होता है, राज्यपाल के लिए नॉमिनेट। और यदि इसको राज्यपाल बना सकते नहीं बना सकते, तो ध्यान रखना कोई भी व्यक्ति हो, बाहर से आया हो, कहीं से भी आया हो, उसने क्या ले रखी है, भारत की नागरिकता, तो उसको राज्यपाल बनाया जा सकता है। अमेरिका में उल्टा होता है, अमेरिका में वहां का मूल निवासी होना ही कंपलसरी है। इस बात का ध्यान रखना आप। हमारे यहाँ पे सब चलता है, कोई भी नागरिक हो, लेकिन क्या होनी चाहिए इसके पास, भारत की नागरिकता। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, वह संसद के किसी भी सदन या किसी भी विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। बात बिल्कुल सही है। यदि मान के चलो कि जैसे कोई आपके विधानमंडल या संसद का क्या है, सदस्य है कोई व्यक्ति, वह राज्यपाल के लिए नियुक्त हो चुका है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो जिस दिन वो राज्यपाल के पद के लिए क्या हो जाएगा, नियुक्त हो जाएगा, सेम डे उसको यहाँ से क्या माना जाएगा, उसका पद रिक्त माना जाएगा। यहाँ से, विधानमंडल से। जैसे आपकी गुलाब चंद कटारिया जी थे, अभी आसाम के राज्यपाल है, जैसे ही वो राज्यपाल बने उससे पहले क्या थे, वो विधानमंडल के सदस्य थे, हमारी विधानसभा के सदस्य थे। जैसे वो आसाम के राज्यपाल बने, ऑटोमेटिक विधानमंडल का पद खाली हो गया। इसके बाद तीसरा देखो कि वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अब यहाँ की बात करता हूं मैं लाभ के पद की, तो लाभ के पद को हमारे संविधान में कहीं पे भी इसका एक्सप्लेन नहीं किया गया, कहीं पे भी इसको बताया नहीं गया। इसकी व्याख्या बार बार में सुप्रीम कोर्ट ने की है। किसने की है, सुप्रीम कोर्ट ने। उसने साफ साफ कहा है कि भाई 4 पद है। कितने पद है, 4। एक आपके राष्ट्रपति, कौन सा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल, आपके मंत्री, कौन से, केंद्र राज्य के मंत्री, एक आपके उपराष्ट्रपति। ये सारे के सारे पद किसमें नहीं आते, लाभ के पद में नहीं आते। ऐसा कहा गया है। किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है इस चीज को लेकर के। आगे देखो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। बात सही है, गलत है, बात यह भी सही है। ध्यान रखना यहाँ पे आयु के संबंध में मैंने पहले बता चुका हूं, सुन लो, इस चीज को समझ लो कि राज्यपाल और राष्ट्रपति कौन कौन, एक तरफ राज्यपाल और दूसरी तरफ राष्ट्रपति, दोनों के लिए कितनी आयु चाहिए, 35। कितनी चाहिए, 35। राज्यसभा, इसके साथ में विधान परिषद, क्या है, राज्यसभा और विधान परिषद दोनों के लिए चाहिए 30। कितनी चाहिए, 30। विधानसभा और साथ में आएगी आपकी लोकसभा, दोनों के लिए कितनी चाहिए, 25। कितनी चाहिए, 25। विधान परिषद और राज्यसभा दोनों के लिए 30 है, और विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए कितनी है, 25। साथ में ध्यान रखना, स्थानीय निकाय, कौन से निकाय, स्थानीय निकाय, जिसमें आपके स्थानीय शहरी शासन, स्थानीय ग्रामीण शासन, जिसमें आपकी जिला परिषद भी आ जाएगी, पंचायत समिति भी आएगी, ग्राम पंचायत भी आ जाएगी। उधर शहरी शासन में आ जाएगा आपका नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। इन सब के लिए आयु कितनी चाहिए, 21 वर्ष। कितनी चाहिए, 21 वर्ष। तो ध्यान रखना है, पहला कोटेशन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। तो आंसर कौन सा हो गया इसका, डी। 1 2 3 4। क्लियर है यहां तक। आगे देखो, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद या अनुच्छेद प्रावधान युग में गलत है। ध्यान रखना, किसके अनुच्छेद है, सारे राज्यपाल के अनुच्छेद है। अब याद रखना, सुनना समझना, यहाँ पे बोला गया है कि अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल सही है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य किसके प्रति है, ये राज्यपाल के प्रति। किसके प्रति, राज्यपाल के प्रति, राज्यपाल के प्रति, ये बात भी सही है। अनुच्छेद 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति किसकी है, राज्यपाल की शक्ति, ये बात भी सही है। आर्टिकल कौन सा है, 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण संविधान में कहां पे आता है, आर्टिकल नंबर 176 में आता है। कौन सा आर्टिकल में आता है, 176। किस में आता है, ये 176 में आता है। अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूं, सुनना और समझना। राज्यपाल का आर्टिकल सबसे पहला आएगा आपका संविधान का भाग नंबर 6। कौन सा है, भाग 6। भाग 6 के अंदर है आर्टिकल नंबर 152 से लेकर के 237। कहां से कहां तक है, 152 से 237। 152 से 237 भाग 6। इसमें 6 अध्याय। कितने अध्याय, 6 अध्याय।
जिसमें सबसे पहला अध्याय साधारण। कौन सा है? साधारण। कौन सा अध्याय? साधारण। इसमें आर्टिकल है आपका 152। कौन सा आर्टिकल है? 152। इसके बाद आएगा अध्याय नंबर 2, जिसमें आएगी आपकी कार्यपालिका। कौन आएगी? कार्यपालिका। और कार्यपालिका कहां से कहां तक है? 153 से लेकर के 167 तक। इसके बाद थर्ड नंबर पे आएगी आपकी कौन सी? विधायिका। आर्टिकल 168 से लेकर के 212। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आएगा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी? राज्यपाल की। आर्टिकल 213। इसके बाद है हाईकोर्ट। क्या है? हाईकोर्ट। आर्टिकल 214 से लेकर के 231। और इसके बाद है अध्याय नंबर 6, जिसका नाम है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय। आर्टिकल के हिसाब से देखा जाए तो 233 से लेकर के 237 तक। इस तरह से संविधान के भाग नंबर 6 राज्यों की शासन व्यवस्था में 6 अध्याय दिए गए। आर्टिकल 152 से 237 तक, जिसमें राज्यों की शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है। सबसे पहला अध्याय नंबर 1, जिसमें साधारण है, जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अध्याय नंबर 2 कार्यपालिका 153 से 167। तीसरे नंबर पर विधायिका 168 से 212। चौथे नंबर पर अध्यादेश। अध्याय नंबर 4 चौथा कौन सा है? अध्यादेश। आर्टिकल 213। इसके बाद है हाईकोर्ट। आर्टिकल 214 से 231। इसके बाद है अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237 तक। अब सुनना, यहाँ पे बोल रहा है अध्यादेश। कौन सा आर्टिकल है? 213। बात सही है, ऑप्शन सी ऑटोमेटिक सही हो गया। इसके बाद है कार्यपालिका। अब ध्यान रखना, ये कार्यपालिका, इस कार्यपालिका में सबसे पहले आएगा आपका राज्यपाल। कौन आएगा? आपका राज्यपाल। इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 153 से लेकर के 161 तक। कौन है? राज्यपाल। सेकंड नंबर पे आएगी आपकी सीएम और मंत्री परिषद। किसमें आएंगे? कार्यपालिका में। परिषद आर्टिकल के हिसाब से 163 164। इसके बाद महाधिवक्ता है। कौन सा आर्टिकल है आपका? 165। इसके बाद है राज्य सरकार के कार्य संचालन 166 167। अब सुनना और समझना, मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन के साथ क्यों बताई हैं आपको, इस चीज को समझने की कोशिश करना कि राज्यपाल का अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 153 से 161 तक। अब सुनना, पहला आर्टिकल है 153। क्या कहता है भाई? एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या बोलता है? एक राज्य का एक राज्यपाल। लेकिन यहाँ पे एक संशोधन किया गया था, 7वां संविधान संशोधन 1956, जिसके माध्यम से ये प्रावधान किया गया कि एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। एक से अधिक कितने राज्य? इसकी सीमा का उल्लेख संविधान में नहीं है। एक चीज। इसके बाद है आर्टिकल 154, जिसमें बताया गया है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। क्या है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। कहां पे? इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि भाई जो राज्यपाल होता है, कौन होता है? राज्यपाल। वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ कौन होते हैं? अधीनस्थ में इसकी कार्यपालिका होती है। क्या होती है? कार्यपालिका। एक स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा आर्टिकल 154 के साथ हमेशा पढ़ा जाता है आर्टिकल नंबर 163, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और वह मंत्री परिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। इसके बाद आर्टिकल नंबर 155 है, जिसमें किसका प्रावधान किया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। 156 में पदावधि है, 157 में योग्यता है, 158 में शर्तें, 159 में शपथ है। 100 जो आर्टिकल 160 है, उसमें क्या बताया गया है कि आकस्मिक व्यक्ति में उसके क्या कर्तव्य है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर कौन सा है? 161, जिसमें क्या बताया गया? इसकी क्षमादान की शक्ति। किसकी? राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। कौन से आर्टिकल में? 161 में। और यहाँ पे याद रखना, ये केवल राज्य विधि, कौन सी विधि? राज्य विधि के मामले में क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करता है। कौन सी विधि के मामले में? राज्य विधि के मामले में। 3 तरह की विधि होती है, एक केंद्रीय विधि, राज्य विधि और सैन्य विधि। सैन्य विधि और केंद्रीय विधि के मामले में कौन देखेगा? राष्ट्रपति। राज्य विधि के मामले में कौन देखेगा? राज्यपाल। पर यहाँ पे याद रखना, मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 167 है। मैंने बताया कि आपको कार्यपालिका में यहाँ पे बताया है भाई 166 167 क्या बोलते हैं कि राज्य सरकार के कर्तव्य या कार्य संचालन। इसमें साफ साफ कहा गया आर्टिकल नंबर 167 में भाई मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह जो राज्य में चल रहा है, राज्य की कार्यपालिका में जो भी कार्य चल रहे हैं, उनके बारे में किसको सूचित करे? राज्यपाल को सूचित करे। और राज्यपाल चाहे तो मुख्यमंत्री से कोई भी सूचना मांग सकता है। इसके अलावा एक बात और बोली गई है इसी आर्टिकल 167 में कि राज्यपाल चाहे ऐसा कोई विधेयक है जिसपे केवल मंत्री ने पास कर दिया है लेकिन मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया, तो उसको भी पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। कौन सा आर्टिकल कहता है? 167।
इसके बाद आर्टिकल नंबर 213 क्या बोल रहा है, अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। मैंने बताया है कि यहाँ पे अध्यादेश कौन जारी करता है, राज्यपाल। कौन से आर्टिकल से, 213 से। राष्ट्रपति किससे करेगा, यहाँ पे 213 है, राष्ट्रपति किससे करता है, 123 से। किससे करता है, 123 से राष्ट्रपति करता है। 213 से अध्यादेश जारी कौन करता है, राज्यपाल जारी करता है। ध्यान रखना, अध्यादेश कब जारी किया जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कभी भी, अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, ये विश्रांति काल में, अर्थात जब विधानमंडल का या संसद का सदन नहीं चल रहा हो। राज्य के हिसाब से यदि अध्यादेश जारी करना है तो विधानमंडल का सदन नहीं चल रहा हो। विधानमंडल का सदन मतलब आपकी विधानसभा और विधान परिषद का सदन नहीं चल रहा हो। हमारे राजस्थान में विधान परिषद तो है ही नहीं है। यदि विधानसभा का सदन नहीं चल रहा हो या विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, उस कंडीशन में क्या जारी कर सकते हैं, अध्यादेश। वो भी कब, जब आपके लिए क्या हो, बहुत ही महत्वपूर्ण कानून लाना जरूरी हो। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 165 क्या बोल रहा है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। ये तो गलत ही है। विशेष अभिभाषण किस में आता है, 176 में। मैंने बता रखा है, सुनना और समझना। आर्टिकल 174, 175 और 176 तीनों की तीनों किस में आते हैं, राज्यपाल की विधायी शक्तियों में आते हैं। क्या बोलते हैं आर्टिकल 174, 175? आर्टिकल 174 बोलता है सत्र, सत्रावसान और विघटन, इनका अधिकार किसके पास है, राज्यपाल के पास। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, सदन को स्थगित करने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं होता। वो किसके पास होता है, विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। क्लियर है। इसके बाद आर्टिकल 175 है, इसमें क्या है, अभिभाषण भेजने का और संदेश भेजने का अधिकार। अभिभाषण, अभिभाषण और संदेश कौन से आर्टिकल से भेजता है, 175 से। और 176 बोलता है राज्यपाल के विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण और अभिभाषण में क्या फर्क होता है, तो ध्यान रखना इस चीज को। विशेष अभिभाषण तो संसद, सॉरी, विधानसभा कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं, संसद के भी और विधानसभा के। कब कब होते हैं तीनों सत्र, एक सत्र का नाम है बजट, एक का नाम है मानसून, एक का नाम है शीतकालीन सत्र। कितने सत्र हो गए, 3 सत्र हो गए। कौन कौन से, बजट, मानसून और शीतकालीन। ध्यान रखना 3 तरह के सत्र होते हैं। अब नई नई विधानसभा बनी है, क्या बनी है, नई विधानसभा बनी है। जैसे अभी चुनाव हुए थे, भजनलाल जी की सरकार बनी है, नई नई विधानसभा बनी थी। अब जब विधानसभा की पहली बैठक होगी, क्या होगी, पहली बैठक, तब राज्यपाल क्या देगा, विशेष अभिभाषण। कब देगा, जब विधानसभा क्या हो, पहली बैठक। इसके अलावा जब साल का पहला सत्र हो, तब साल का पहला सत्र अर्थात बजट सत्र, बजट सत्र में भी क्या देता है, राज्यपाल विशेष अभिभाषण। इसके अलावा अन्य कंडीशन में कभी भी राज्यपाल जा रहा है भाषण देने के लिए, वो क्या कहलाएगा, अभिभाषण। क्लियर है। आगे देखो, एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही है। राज्य की कार्यपालक शक्तियां इसमें निहित है, बात सही है। कौन सा आर्टिकल बोलता है, 154 अभी बताया था मैंने कि राज्य की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है। क्लियर है ये बात, समझ गया। इसको समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे मैंने बता रखा है कि इसके साथ हमेशा कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, 163। 163 क्या बोलता है, आर्टिकल 163 क्या कहता है कि भाई वापस समझो इसको। 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित है, राज्यपाल में निहित है। लेकिन आर्टिकल 154 के साथ हमेशा कौन सा पढ़ना है, 163 क्या बोलता है कि वह इन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह से करता है, मंत्री परिषद की सलाह से ही करता है। ये कंपलसरी है। और जो मंत्री परिषद ने सलाह दी है उसके हिसाब से कौन काम करेगा, राज्यपाल काम करेगा। क्लियर है। इसकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, बात ये भी सही है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी से ही बने रहते हैं। मैंने बताया था आपको कौन सा आर्टिकल है, 156। क्या है इसमें, पदावधि। 35 वर्ष की आयु किसमें आ गई, योग्यता। कौन सा आर्टिकल हो गया, 157। इसके अलावा इसकी बर्खास्तगी के कारण संविधान उल्लेखित है। यहाँ पे याद रखना, समझना इस चीज को कि एकमात्र पद ऐसा राज्यपाल का पद है जिसकी हटाने की प्रक्रिया, क्या हटाने की प्रक्रिया या बर्खास्तगी की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं है। केवल त्याग पत्र के बारे में बताया गया है कि वह त्याग पत्र किसको दे सकता है, राष्ट्रपति को दे सकता है। लेकिन राज्यपाल को कैसे हटाया जाएगा, इस प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं है। क्लियर है। आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आर्टिकल 153 राज्यपाल का पद। मैंने पहले ही समझाया था आपको, आर्टिकल 153 क्या है भाई, एक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा प्रावधान किया गया, 7वां CA 1956 से क्या गया है भाई, एक से अधिक राज्यों का। कैसे, एक से अधिक राज्यों को क्या हो सकता है, एक राज्यपाल हो सकता है। एक से अधिक कितने राज्य, तो इसकी कोई सीमा का उल्लेख नहीं है। ध्यान रखना इस चीज का। आर्टिकल 156 क्या बोल रहा है, राज्यपाल की पदावधि। अभी भी बताया था, पहले भी बताया था
क्या है इसमें, पदावधि, वापस सुन लो, पदावधि में क्या है कि भाई इसका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। दूसरी बात, किसके प्रसाद पर्यंत काम करेगा ये, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। किसके प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसी में बताएगा कि जब तक इसका क्या नहीं आ जाए, उत्तराधिकारी, क्या नहीं आ जाए, उत्तराधिकारी, तब तक क्या बना रहेगा, ये पद पर बना रहेगा। कब तक बना रहेगा, जब तक इसका क्या नहीं आ जाए, उत्तराधिकारी। इसके अलावा इसी में बताएगा कि भाई राज्यपाल त्याग पत्र किसको देगा, तो राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा, राष्ट्रपति को। और मान के चलो इसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, तब कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना, उस टाइम उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्या बनता है, हमारा राज्यपाल। कैसा, कार्यवाहक राज्यपाल। इसके अलावा आर्टिकल 154 क्या बोल रहा है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, भाई राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किसमें, सॉरी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है। लेकिन मैंने फिर बताया रहा हूँ, वापस से कह रहा हूँ कि 154 के साथ हमेशा कौन सा पढ़ना है, 163। इसमें क्या बोला गया कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। 155 राज्यपाल को पद से हटाना। इसमें क्या है, आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। क्या है इसमें, राज्यपाल की नियुक्ति। और नियुक्ति की प्रक्रिया कहां से ली है हमने भाई, कनाडा से। नियुक्त करता कौन है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। नियुक्ति प्रक्रिया कहां से ली हमने, कनाडा से ली है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पे कि नियुक्ति होगी, राज्यपाल का पद कहां से लिया है हमने, ध्यान रखना 1935 भारत शासन अधिनियम। कहां से लिया है राज्यपाल का पद, 1935 भारत शासन अधिनियम। एक बात और याद रखना है यहाँ पे, 1935 भारत शासन अधिनियम। इसके अलावा राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, लेकिन राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, संघीय कार्यपालिका। कौन देती है, संघीय कार्यपालिका। आर्टिकल 155 किसका प्रावधान है, नियुक्ति का। जबकि पद से हटाने का प्रावधान, इसकी पदावधि कौन सा आर्टिकल में, 156 में। तो आंसर कौन सा गलत हो गया, डी। बाकी के तीनों सही हैं। आगे देखो, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, यहाँ पर ऑप्शन है गायत्री देवी, सुमित्रा सिंह, प्रतिभा पाटिल। आंसर क्या हो गया, प्रतिभा पाटिल। कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, प्रतिभा पाटिल। ध्यान रखना, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी कौन थी, प्रतिभा पाटिल। ये कब की बात है, 12वीं विधानसभा की बात है। क्यों बात है, 12वीं विधानसभा। ये ऐसी विधानसभा थी जिसमें हमारे राजस्थान की सीएम भी कौन थी, महिला थी। सीएम भी कौन, महिला। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, वसुंधरा राजे। कौन थी, वसुंधरा राजे। इसी टाइम जो हमारी विधानसभा, उसके स्पीकर भी कौन थी, महिला थी। कौन थी, महिला। क्या नाम था, सुमित्रा सिंह। क्या नाम था, सुमित्रा सिंह। और इसी टाइम हमारी जो राज्यपाल थी, उनका नाम क्या था, प्रतिभा पाटिल। क्या थी, प्रतिभा पाटिल। पहली महिला राज्यपाल कौन है, प्रतिभा पाटिल। अब मैं बात करता हूँ पुरुषों के हिसाब से, तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है, इस तरह से क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो कौन होंगी, गुरुमुख निहाल सिंह। कौन है, गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है, गुरुमुख निहाल सिंह। कब बने थे, 1 नवंबर 1956 को बने थे। कब बने थे, 1 नवंबर 1956। हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, राज्यपाल पहले बने 1 नवंबर 1956 को। ऐसा क्यों, तो ध्यान रखना 1950 से लेकर के और 1956 तक, 1950 से लेकर के 1956 तक भारत कितनी श्रेणी में बटा हुआ था, 4 श्रेणी। कितनी श्रेणी, 4। ए, बी, सी और डी। ए बी सी डी, ए बी सी और डी। ए में आते थे प्रांत, बी में आया करती थी आपकी रियासत, और रियासतों में हुआ करते थे उनका नाम था राज प्रमुख। कौन थे, राज प्रमुख। और राजस्थान को उस टाइम राज प्रमुख थे मानसिंह सेकंड। जयपुर के राजा थे मानसिंह सेकंड। मानसिंह सेकंड। तो 1950 से लेकर के 1956 तक कौन रहे थे, राज प्रमुख मानसिंह। और 1956 में क्या किया गया, एक आयोग बना था जिसका नाम था फजल अली आयोग। क्या नाम था, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। इसके 2 सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। 1953 में बना था ये। इस आयोग ने अनुशंसा की कि जो आपने एबीसीडी की व्यवस्था कर रखी है, इसको तो कर दो आप समाप्त। क्या कर दो, समाप्त। अब केवल राज्य होंगे। क्या होंगे, या तो राज्य या क्या होंगे, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी।
तो उस टाइम हमने 14 तो राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। इन 14 राज्यों में एक राज्य था राजस्थान, और राजस्थान के पहले राज्यपाल बनाए गुरुमुख निहाल सिंह को। क्लियर है? आगे देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, क्या है अनुच्छेद, अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? मैंने अभी आपको बताया था कि भाई भाग 6 राज्यों का प्रशासन कहां से कहां तक है, आर्टिकल 152 से लेकर के, कहां से 152 से लेकर के और कहां तक है आपका ये 237 तक। कितने अध्याय इसमें? भाग 6 में 6 अध्याय। कितने अध्याय? 6 अध्याय। सबसे पहले साधारण, इसके बाद क्या है कार्यपालिका, और कार्यपालिका कहां से कहां तक है, आर्टिकल 153 से लेकर के 167 तक। इस कार्यपालिका में सबसे पहले कौन आएगा आपका? राज्यपाल। कहां से कहां तक आएगा? 153 से लेकर के 161। इसके बाद आपका कौन आएगा? सीएम और मंत्री परिषद। कौन आएगा? सीएम और मंत्री परिषद। आर्टिकल कौन कौन से? 163 मंत्री परिषद के लिए, 164 किसके लिए? सीएम के लिए। आर्टिकल 163 क्या बोलता है? मैंने पहले ही बताया था कि भाई राज्यपाल की सलाह के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी, और वह मंत्री परिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। ये बात कौन बोलता है? आर्टिकल 163। और आर्टिकल 164 क्या बोलता है कि जो सीएम होता है, सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और इस सीएम की सलाह से ही किसकी नियुक्ति होगी? मंत्री परिषद की करेगा कौन? राज्यपाल। तो आर्टिकल कौन सा है? 164। हाँ, एक बात और ध्यान रख लो यहाँ पे, चलो मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई संविधान का भाग नंबर 6 क्या है? संविधान का भाग नंबर 6 आर्टिकल 152 से 237 तक किसका है? राज्यों का प्रशासन। 152 से 237 तक है। आपको यदि ये भी याद है, इससे क्या निकल जाएगा आंसर? 350 है ही नहीं है, 60 है ही नहीं है, 270 है ही नहीं है, बचा कौन सा है? 164। क्लियर है? ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जयनारायण व्यास, गलत। मोहनलाल सुखाड़िया, गलत। हीरालाल शास्त्री, आंसर क्या हो गया? सही। अब सुनना और समझना यहाँ पे, भाई राजस्थान के सीएम की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? राजस्थान के सीएम की। तो पहली बात तो सीएम की नियुक्ति कौन सा आर्टिकल से होती है? याद रखना 164 से। करता कौन है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। एक बात याद रखना, यदि आप राज्यपाल को पढ़ रखा है तो सीएम को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो काम राज्यपाल करेगा कर पाएगा कौन? सीएम। किसकी सहायता से? मंत्री परिषद की सहायता से। अब सुनना और समझना यहाँ पे कि भाई राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि राजस्थान में 2 तरह के मुख्यमंत्री रहे। एक है आपकी मनोनीत। कौन से? मनोनीत। एक है आपकी निर्वाचित। कौन कौन से? एक तो मनोनीत और एक निर्वाचित। 26 जनवरी 1950 को जब हम हमारे संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। उस टाइम हमारे जो रियासतों में सीएम बनाया गया था पहला, जिसका नाम क्या था? हीरालाल शास्त्री। क्या नाम था? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के चौथा चरण ध्यान रखना कब कंप्लीट हुआ था? 30 मार्च 1949। कब कंप्लीट हुआ था? 30 मार्च 1949 को, जिसमें राजस्थान की 4 प्रमुख बड़ी रियासतें कौन कौन सी थी? एक थी जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। इन चारों का विलय किया गया, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर का। इससे पहले हम कितने का कर चुके थे? सेकंड चरण में 9 का, थर्ड चरण में 1। कौन सी? उदयपुर का। 9 और 1 10। 10 के साथ किसको मिला दिया? इन चारों को मिला दिया। इस टाइम हमने लगभग पूरे राजस्थान का क्या कर दिया था? एकीकरण कर दिया था। इसलिए 30 मार्च को मनाते हैं हम राजस्थान दिवस। और इस जो चतुर्थ चरण था बृहत राजस्थान, किसका नाम दिया गया था? क्या नाम दिया गया था? बृहत राजस्थान। और इस बृहत राजस्थान का पीएम बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को। किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को। जयपुर के थे। कहां के थे? जयपुर के। और जब 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ, पीएम का नाम चेंज करके क्या कर दिया? सीएम। तो राजस्थान के पहले मनोनीत सीएम कौन से थे? हीरालाल शास्त्री। याद रह जाएगा। आगे समझने की कोशिश करना। पहले कौन से? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री।
सेकंड मनोनीत सीएम कौन से आपके, तो सुनना और समझना। हीरालाल शास्त्री के बाद सेकंड मनोनीत सीएम बने थे आपके CS वेंकटाचार्य। कौन बने थे? CS वेंकटाचार्य। राजस्थान के थर्ड मनोनीत सीएम रहे जय नारायण व्यास। कौन रहे? जय नारायण व्यास। इसकी पूरी कहानी है, मैं क्लास में सुनाता हूँ काफी बार, काफी बच्चों को पता भी है, जो बच्चे पढ़े मेरे से ऑफलाइन बैचों में। मैं यहाँ पर पूरी कहानी सुनाता हूँ किस तरह से हीरालाल शास्त्री सीएम बने थे, किस तरह से CS वेंकटाचार्य बने थे, किस तरह से जनायन व्यास बने थे। इसके बाद 1952 में होते हैं चुनाव। क्या होते हैं? चुनाव। और चुनाव होने के बाद राजस्थान के पहले जो निर्वाचित सीएम बने थे उनका नाम था टीकाराम पालीवाल। क्या नाम था? टीकाराम पालीवाल। सीएम के दावेदार थे जनायन व्यास। वो चुनाव हार गए थे क्योंकि उनका हनुमत सिंह से क्या हो गया था? पंगा हो गया था। किससे? हनुमत सिंह से। हनुमत सिंह कौन थे? जोधपुर के महाराजा थे। ऐसी चर्चा चली थी इनकी आपस में कि भाई क्या बोलते हैं, मैं भी चुनाव लड़ूंगा। एक कहानी पूरी की पूरी जो आपको यहाँ पर सुनने की जरूरत नहीं है। आप तो इतना समझ लो कि जनायन व्यास चुनाव हार गए थे। उसके बाद जो हमारे राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम कौन बने थे? टीकाराम पालीवाल। इसके बाद केकड़ी विधानसभा से वापस से चुनाव लड़ते हैं कौन? जनायन व्यास। चुनाव जीतते हैं और सेकंड निर्वाचित सीएम बनते हैं आपके जय नारायण व्यास। कौन बनते हैं? जनायन व्यास। इसके बाद इसी फर्स्ट विधानसभा में ही आपके तीसरे सीएम बनेंगे जिनका नाम है मोहनलाल सुखाड़ी। क्या नाम है? मोहनलाल सुखाड़ी। और यहाँ पे याद रखना सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? मोहनलाल सुखाड़िया का। मात्र 38 साल की उम्र में सीएम बन गए थे और 55 साल तक क्या रहे थे राजस्थान के सीएम। 17 वर्ष तक का क्या रहा है इनका कार्यकाल रहा है। किसका? मोहनलाल सुखाड़िया। ध्यान समझ में आया नहीं आया? राजस्थान के मनोनीत सीएम कौन कौन है? पहला हीरालाल शास्त्री, दूसरे CS वेंकटाचार्य, तीसरे जनायन व्यास। राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम कौन है? टीकाराम पालीवाल। इसके बाद जनायन व्यास। इसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया। इसके बाद वर्तमान सीएम कौन है? वर्तमान आपको सबको पता ही है, भजनलाल शर्मा जी। आगे देखो, निम्न में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था पिछली स्लाइड में। हाँ, ये देखो यहाँ पे पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि भाई राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम कौन बने थे? टीकाराम पालीवाल। दूसरे कौन थे? जनायन व्यास। अब सुनना और समझना, 1952 की बात है। टीकाराम पालीवाल जी चुनाव जीत गए थे, जनायन व्यास जी चुनाव हार गए थे। उन्होंने टीकाराम पालीवाल को क्या बना दिया? सीएम। सीएम पद के दावेदार कौन थे? जनायन व्यास। अब जनायन व्यास वापस से केकड़ी से चुनाव लड़ते, जीतते। जीतने के बाद टीकाराम पालीवाल जी थे, इनको पद से हटाते हैं और इनको क्या बना देते हैं? इनका डिमोशन करके डिप्टी सीएम। क्या बना देते हैं इनको? डिप्टी सीएम। राजस्थान के पहले डिप्टी सीएम कौन बने थे? टीकाराम पालीवाल, जो पहले क्या रहे थे? मुख्यमंत्री। क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि निम्न में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई 1952 के जो पहली बार निर्वाचन के चुनाव हुए थे, सॉरी पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे, कौन से? विधानसभा। पहली बार चुनाव कब हुए थे? 1952। तो हमारे राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम बने थे टीकाराम पालीवाल। कौन बने थे? पालीवाल से, अपने महुआ से ही। कहां से? पास में महुआ से ही। कौन? टीकाराम पालीवाल। 1952 की बात थी, सीएम बन गए पहले निर्वाचित। क्या बन गए? पहले निर्वाचित सीएम। सीएम बनना किसको था? जय नारायण व्यास को। किसको बनना था? जय नारायण व्यास को। इन भाई साहब ने क्या किया? यहाँ से केकड़ी से चुनाव लड़े, उपचुनाव करवाए केकड़ी से, और चुनाव जीत करके टीकाराम पालीवाल जी का क्या कर दिया? मोशन, और इनको बना दिया डिप्टी सीएम। क्या बना दिया? डिप्टी सीएम। सीएम कौन बन गए? जय नारायण व्यास। कौन बन गए? जय नारायण व्यास। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के पद पर कौन रहे? एकमात्र व्यक्ति हैं टीकाराम पालीवाल। अब मैं बात करूंगा आपसे डिप्टी सीएम की। तो ध्यान रखना, जो डिप्टी सीएम का पद है इसका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, फिर भी सरकार बनाती है। कौन बनाती है? सरकार बनाती है। तो कब कब बने डिप्टी सीएम? तो ध्यान रखना, एक डिप्टी सीएम पहले पहले कौन से? टीकाराम पालीवाल। इसके बाद 1993, कब? 1993 से 1998 का जो काल था, इस टाइम हमारे राजस्थान सीएम थे भैरव सिंह शेखावत। कौन थे? भैरव सिंह जी। इन भाई साहब ने एक डिप्टी सीएम बनाए थे जिनका नाम था हरिशंकर भावड़ा। क्या नाम था? हरिशंकर भावड़ा। ठीक है, ये भी कह रहे हैं राजस्थान के डिप्टी सीएम एक टीकाराम पालीवाल जी फर्स्ट। सेकंड नंबर पर कौन होंगे? हरिशंकर भावड़ा। इसके बाद 98 से लेकर के और 2003 का कार्यकाल था, इस टाइम हमारे राजस्थान के सीएम थे कौन? अशोक गहलोत।
कौन थे? गहलोत साहब। यहाँ पे भी इन्होंने क्या बनाए थे? दो डिप्टी सीएम बनाए थे। एक बनाए थे बनवारी लाल बैरवा, बनवारी लाल बैरवा, और एक बनाए थे कौन? कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल। क्या बनी है? डिप्टी सीएम। एक कौन? बनवारी लाल बैरवा, दूसरे कमला बेनीवाल। ठीक है। इसके बाद गहलोत साहब का जो कार्यकाल था तब से 2013 से लेकर के 18 से लेकर के 2023 तक का कार्यकाल, 2018 से लेकर के 2023 तक का कार्यकाल। इसमें भी डिप्टी सीएम रहे थे हमारे सचिन पायलट। कौन रहे थे? सचिन पायलट। कितने हो गए? फर्स्ट टीकाराम पालीवाल, दूसरे हरिशंकर बावड़ा, तीसरे बनवारी लाल बैरवा और कमला बेनीवाल, 4 हो गए। 5वें सचिन पायलट। और वर्तमान में जो 2023 से और 2028 तक के जो कार्यकाल है किसका? भजनलाल जी का कार्यकाल। इसमें दो डिप्टी सीएम बनाए गए। कौन कौन है? एक है आपके प्रेमचंद बैरवा और दूसरे कौन है आपकी? दिया कुमारी। कौन है? दिया कुमारी। 1993 से और 1998 तक भैरव सिंह शेखावत जी आप राजस्थान के सीएम रहे थे। इस टाइम डिप्टी सीएम बनाया गया था हरिशंकर बावड़ा को। 1998 से 2003 तक अशोक गहलोत जी सीएम बने थे। इस टाइम 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल। 2003 से लेकर के 2008 तक राजस्थान की सीएम रहती है कौन? वसुंधरा राजे। उसके बाद 2008 से लेकर के 2013 तक राजस्थान के सीएम रहते हैं अशोक गहलोत, वापस से बनते। 2013 से लेकर के 2018 तक वापस से राजस्थान की सीएम बनती है वसुंधरा राजे। और 2018 से लेकर के 2023 तक राजस्थान के सीएम बनते हैं अशोक गहलोत। और उस टाइम सचिन पायलट जी को क्या बनाया गया था? डिप्टी सीएम। इसके बाद 2023 से 2028 तक राजस्थान के सीएम बनते हैं कौन? भजनलाल जी। और इस टाइम दो डिप्टी सीएम, एक प्रेमचंद बैरवा जी और एक दिया कुमारी जी। क्लियर है क्वेश्चन? आगे देखो, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष हुई थी? तो ध्यान रखना भाई, प्रथम विधानसभा 1952 से 1957 तक का जो कार्यकाल था प्रथम विधानसभा का। ठीक है। इस टाइम जो सीटें थी राजस्थान में कितनी थी? 160। कितनी सीटें थी? 160। सबसे पहले चुनाव कितनी सीटों पर हुए थे? 160 सीटों पर चुनाव हुए थे। तब प्रथम विधानसभा में। सेकंड विधानसभा थी, उसमें क्या हुआ था कि भाई राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो चुका था और अजमेर मेरवाड़ा, कौन सा क्षेत्र? अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। और यहां से यहाँ पे एक सभा थी जिसका नाम था धारा सभा। क्या नाम था? धारा सभा। 30 सदस्य थी। कितने सदस्य? 30 सदस्य। और इस धारा सभा के सीएम थे जिनका नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। सातवें चरण में अजमेर मेरवाड़ा का विलय किसमें कर दिया गया? राजस्थान में कर दिया गया था। अब धारा सभा का विलय किसमें कर दिया गया? राजस्थान में कर दिया गया था। अब यहाँ पे सीटों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? 160 से बढ़कर के कितनी हो जाती है? 176। तो सेकंड विधानसभा में कितनी सीटें थी? 176 सेकंड में। इसके बाद फोर्थ विधानसभा, कौन सी विधानसभा? फोर्थ। और फोर्थ में सीटें बढ़कर के कितनी हो जाती हैं आपकी? फोर्थ में 184। कितनी हो जाती है? 184। और जो आपकी छठवीं विधानसभा थी, कौन सी? छठवीं विधानसभा, इसमें सीटें कितनी हो जाती हैं? 200। छठवीं विधानसभा का कार्यकाल कब से कब तक था? 1970 से लेकर के जब क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। 1975 में क्या लगता है? पूरे देश में आपातकाल लगता है। कौन सा आपातकाल था ये? आंतरिक शांति के नाम पे लगाया गया आपातकाल था। संविधान में एक आर्टिकल है 352। कौन सा है? 352। और 352 में 3 तरह के आपातकाल की बात कही गई है। कितने तरह की? 3 तरह के आपातकाल, जिसको अपन राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं। एक युद्ध के द्वारा, एक भय आक्रमण के द्वारा और एक आंतरिक अशांति के नाम पर। युद्ध के द्वारा, भय आक्रमण के द्वारा पहले आपातकाल लग चुके थे। कब कब लगे थे? तो 1962 में जब हमारा युद्ध किसके साथ हुआ था? चीन के साथ। 1971 में युद्ध किसके साथ हुआ था? पाकिस्तान के साथ। दोनों बार क्या लग चुका था? आपातकाल लग चुका था। इसके बाद 1975 में, कब? 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर इंदिरा गांधी जी द्वारा
किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी द्वारा। इंदिरा गांधी जी द्वारा क्या लगा दिया गया? 25 जून 1975 को। कब की बात है? 25 जून 1975 को क्या लगा दिया गया राजस्थान में, सॉरी पूरे भारत में क्या लगा दिया गया? आपातकाल। जयनारायण व्यास उन्होंने एक आंदोलन चला रखा था, उसका नाम था संपूर्ण क्रांति, बिहार के थे, इस वजह से क्या लगाया था? आपातकाल। एक जजमेंट था इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उस वजह से भी क्या लगाया था? आपातकाल लगाया गया था। आगे सुनना समझो। इस टाइम जो 5वीं विधानसभा थी उसका कार्यकाल 1971 से लेकर के और 1977 तक चलता है। सबसे लंबा कार्यकाल था, कितने वर्ष तक था ये? 6 वर्ष तक था। कितने वर्ष तक का? 6 वर्ष तक का। आंतरिक अशांति के नाम पे लगाया गया था आपातकाल, जिसको 44 संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। आपातकाल लगा दिया। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 5वीं का 1971 से 1977 तक। और 1977 में छठी जो विधानसभा थी उसमें विधानसभा की आपकी जो सीटें थी, इनकी सीटों की संख्या कितनी कर देगी? 200। आंसर क्या हो गया? 1977। क्लियर है? आगे देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? तो ध्यान रखना, मैंने पहले समझा रखा है आपको भाई, संविधान के भाग कौन सा है? 6। कौन सा है? भाग 6। आर्टिकल 152 से लेकर के 237। जैसे सबसे पहले अध्याय, कितने अध्याय? 6 अध्याय। पहला अध्याय साधारण। कौन सा पहला अध्याय? साधारण। सेकंड अध्याय कौन सा है आपका? कार्यपालिका। कार्यपालिका। आर्टिकल के हिसाब से ये कौन सा है? 152। ये कौन सा है? 153 से लेकर के 167 तक। और थर्ड अध्याय आपका विधायिका। कौन सा है? विधायिका। 168 से लेकर के 212 तक। फोर्थ में अध्यादेश है, फिफ्थ में हाईकोर्ट है, छठ में अधीनस्थ न्यायालय। अब सुनना, यहाँ पे विधायिका कहां से कहां तक है? आर्टिकल 168 से 212 तक। एक एक करके सुनते जाना, समझते जाना। आर्टिकल नंबर 168 क्या बोलता है? भाई राज्यों में क्या होगा? एक विधानमंडल होगा जो 3 लोगों से मिलकर बनता है। कितने लोगों से? 3। कौन सा आर्टिकल है? 168। क्या बोलेगा? हाँ ये रहा आर्टिकल 168। क्या बोलता है? विधानमंडल होगा। क्या होगा? विधानमंडल। कितने लोगों से मिलकर बना है? 3 लोगों से। किस किस से? सबसे पहले विधानसभा, फिर विधान परिषद प्लस विधान परिषद, इसके बाद विधान परिषद के साथ में कौन आ जाएगा? राज्यपाल। इन 3 लोगों से मिलकर क्या बनेगा? आपका विधान मंडल बनेगा। जैसे संविधान का आर्टिकल 79 है, आर्टिकल 79 बोलता है कि भाई देश में क्या होगी? एक संसद होगी जो 3 लोगों से मिलकर बनती है। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसी तरह से विधानमंडल किससे मिलकर बना है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अब ऐसे जो राज्य जिनमें क्या नहीं है? विधान परिषद नहीं है। भारत में केवल 6 राज्य हैं। कितने राज्य? 6, जिनमें क्या है? विधान परिषद। बाकी के राज्यों में विधान परिषद नहीं है। 6 राज्य कौन कौन से? जैसे आपके एक है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इन 6 राज्यों में क्या है आपकी? विधान परिषद। कितने राज्यों में? 6 राज्य। बाकी के राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो राजस्थान में विधानमंडल का मतलब क्या हो गया? विधानसभा और राज्यपाल। ये किसमें बताया गया? आर्टिकल नंबर 168 में। आर्टिकल 169 क्या बोलता है? विधान परिषद अभी बताया मैंने कहां पे? कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। कौन कौन से? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। विधान परिषद का सृजन किस तरह से होगा? उसको विधान परिषद को समाप्त किस तरह से किया जाएगा? ये बात किसमें बताई गई? आर्टिकल 169 में। किसमें बताई गई है? 169 में। 170 में क्या है? विधान सभा की संरचना। किसकी संरचना? विधानसभा की। और 171 में विधान परिषद की संरचना। किसकी संरचना? विधान परिषद की संरचना। 170 में विधानसभा की संरचना, 171 में विधान परिषद की संरचना। 169 में क्या है? विधान परिषद के किस तरह से सृजन किया जाएगा, किस तरह से समाप्त किया जाएगा। वर्तमान में विधान परिषद कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। कौन कौन से? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। 2019 में 31 अक्टूबर 2019 जब जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, उससे पहले 7 राज्यों में थी। जम्मू कश्मीर में क्या थी? विधान परिषद थी। लेकिन जैसे हमने धारा 370 हटाई और जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया था,
तो जम्मू कश्मीर राज्य को उसका राज्य का दर्जा वापस ले ले किससे, जम्मू कश्मीर से, और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाती है। कौन कौन से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जो वहां पे विधान परिषद उसको क्या कर दिएगा, समाप्त। अब कितने राज्य रह गए, केवल 6। 2019 से पहले कितने थे, 7। क्लियर है। क्या पूछ रहा है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषद का गठन या सृजन किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो गया इसका, आर्टिकल 169। 71 में क्या है, विधानसभा की संरचना है, और 71 में क्या है, विधान परिषद की संरचना। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को जब तक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारित करेंगे। पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। जो मंत्री होते हैं, संविधान का आर्टिकल नंबर 164 क्या बोलता है, आर्टिकल 164 बोलता है कि भाई राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करेगा। किसकी नियुक्ति करेगा, सीएम की। कौन सा आर्टिकल है, 164। क्या बोलता है, राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करेगा, और सीएम की सलाह से किसकी नियुक्ति करेगा, मंत्री परिषद की। किसकी, मंत्री परिषद की। किसकी सलाह से, सीएम की सलाह से। और यहाँ पे बोला गया है कि जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति, किसके प्रति, विधानसभा के प्रति, सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति, विधानसभा, और व्यक्तिगत रूप से, कैसे, व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति, किसके प्रति, राज्यपाल के प्रति क्या करेंगे, पद धारण करेंगे, सामूहिक, सॉरी, उत्तरदायी रहेंगे। सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति क्या रहेंगे, उत्तरदायी रहेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करेंगे। ये बात गलत है। किसके प्रसाद पर्यंत, ये राज्यपाल, किसके, राज्यपाल। आगे देखो, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारित करेंगे। ये बात सही है, गलत है, तो सही अभी बताया था। कौन सा आर्टिकल है, 156, थोड़ी देर पहले समझाया था। उसके बाद मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बात ये भी सही है। चौथा क्या है, मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल के समवर्ती होती है। यह बात सही है कि गलत है, तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री की पदावधि, मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल के समवर्ती होती है। और सुनना, समझने की कोशिश करना, जो आपका ऑप्शन डी है क्या कहना चाह रहा है, सॉरी ये डी नंबर का क्या कहना चाह रहा है, इसको चीज को समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे कह रहा है कि मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती होती है। अब सुनना और समझना, कि कोई भी सीएम है, वो सीएम तब तक सीएम रहेगा जब तक क्या चलेगा, विधानसभा का कार्यकाल चलेगा। ऐसी बात जरूरी है कि सही है कि गलत है, ये कतई जरूरी नहीं है। जैसे मान के चलो आज जवाहरलाल जी सीएम है, क्यों, क्योंकि भाई ये हमारे बहुमत दल के नेता है। लेकिन कल जो एनडीए सरकार है या बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी की जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसने हाँ यह डिसाइड किया कि भाई जवाहरलाल जी सीएम नहीं रहेंगे। अब नया सीएम बनेगा, कोई भी XYZ, कोई भी जो 200 विधायक से किसी को भी सीएम बना दिया गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सीएम पद से हट जाएंगे। लेकिन क्या विधानसभा भंग होगी, क्या विधानसभा भंग नहीं होगी। तो ध्यान रखना, ये कोटेशन क्या हो गया, ऑटोमेटिक गलत हो गया। हाँ, इसमें इसको भी आप क्या लगा सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगा सकते हो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, बात गलत है, ऑटोमेटिक ये हट ही गया। इसके अलावा क्या बोल रहा है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, बात भी सही है। तो ये सी वाला भी ऑटोमेटिक हट गया, दोनों हट ही गए। इसके बाद बचा कौन सा है, डी और बी और सी। तीसरा बोल रहा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मैंने बताया था यहाँ पे कि सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति। तो बी के साथ सही कौन सा हो गया, सी। यहाँ पे कौन सा, बी और सी। आंसर क्या आ गया, बी और सी, ऑप्शन बी। आगे देखो, राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई कमला बेनीवाल, क्या बनाया गया था उनको, डिप्टी सीएम बनाया गया था। क्या बनाया गया था, डिप्टी सीएम। ये पहली महिला थी जिनको क्या मिला था, मंत्रिमंडल में जगह मिली थी। किसके टाइम पे मिली थी, ध्यान रखना, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत साहब जब क्या थे, हमारे राजस्थान के सीएम थे। कार्यकाल की बात करूं तो कब से कब तक था इनका कार्यकाल, 1998 से 2003 तक।
कौन बनी थी आपकी आपकी हाँ मंत्रिमंडल में कौन शामिल हुए थे? कमला बेनीवाल। क्या बनाया गया था? इनको डिप्टी सीएम बनाया गया था। ध्यान रखना यहाँ पे यदि सवाल आ गया कि राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? यशोदा देवी। क्या नाम होगा? यशोदा देवी। 1953 में जब उपचुनाव हुए थे, क्या हुए थे? प्रथम विधानसभा में जब उपचुनाव हुए थे पहली बार, तब यशोदा देवी कहां से चुनी गई थी? बांसवाड़ा से। इनकी जो पार्टी का नाम था, इस पार्टी का नाम काफी बार पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखना, सोशलिस्ट पार्टी थी। क्या नाम थी? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट पार्टी। क्लियर? आगे बढ़ो। राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है, याद रखना, एक संविधान संशोधन हुआ था जिसका नाम था 91वां संविधान संशोधन। कौन सा? 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। इसके तहत यह तय किया गया था कि भाई मंत्री परिषद का जो आकार था, किसका? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, इसका अधिकतम आकार कितना हो सकता है? अधिकतम 15%। कितना हो सकता है? 15%। और न्यूनतम कितना हो सकता है? न्यूनतम हो सकता है 12। कितना हो सकता है? 12। अब ध्यान रखना, जो आकार है मंत्री परिषद का, इसमें शामिल कौन होता है? सीएम भी क्या होता है इसमें शामिल होता है। कौन शामिल होता है? सीएम। मंत्री परिषद में आता कौन कौन है? ध्यान रखना, यहाँ पे कैबिनेट मंत्री कौन आता है? कैबिनेट मंत्री। इसके अलावा आपके राज्य मंत्री कौन आता है? राज्य मंत्री। राज्य मंत्री की दो कैटेगरी होते हैं, एक राज्य मंत्री होता है और एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। कौन सा होता है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इसके अलावा थर्ड नंबर पे 1 2 3, तीसरे नंबर पे कौन आता है? आपका उप मंत्री। इन सबसे मिलकर क्या बनती है आपकी? मंत्री परिषद। राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री प्रभार और मंत्री, इन सबसे मिलकर क्या बनेगी? आपकी मंत्री परिषद। यदि बात करें मंत्रिमंडल की, उसमें कौन शामिल होंगे? केवल और केवल कैबिनेट मंत्री। कौन शामिल होंगे? कैबिनेट मंत्री। क्लियर है? आगे सुनना, आगे समझने की कोशिश करना। यहाँ पे कह रहा है कि मंत्री परिषद का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? 15%। और न्यूनतम कितना हो सकता है? 12। 12 को कैसे लग सकता हूं मैं? 11 मंत्री प्लस 1 सीएम। कैसे? 11 मंत्री प्लस 1 सीएम। अब बात करें राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है भाई? 200। और 200 का अधिकतम 15% कितना होता है? अधिकतम 15% कितना होता है? 30। तो 30 को कैसे लग सकता हूं? 29 प्लस 1। आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? न्यूनतम पूछ रहा है। न्यूनतम में क्या होगा? 11 प्लस 1। यदि होता है यहाँ पे अधिकतम, क्या होता? अधिकतम, तो आंसर क्या होता? 29 प्लस 1। अब ध्यान रखना, 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा क्या किया गया? मंत्रिपरिषद का आकार क्या किया गया? निर्धारित किया गया। अधिकतम कितना हो सकता है? 15% और न्यूनतम 12 हो सकता है, जिसमें 11 प्लस 1। यहाँ पे कितना होंगे? राजस्थान विधानसभा सीटें कितनी है? 200। यहाँ पे कितना होगा? 29 प्लस 1। क्लियर है? आगे देखो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथनों के नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर चुनिए। क्या कह रहा है? सही उत्तर। राजस्थान के मंत्री राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद प्रेरित पद पर बने रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, किसके प्रसाद प्रेरित रहते हैं? राज्यपाल के प्रसाद प्रेरित। ठीक है, मैंने बताया था कि भाई सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है मंत्री? किसके प्रति है? आपके विधानसभा के प्रति। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्यपाल के प्रति। तो राज्यपाल के प्रसाद प्रेरित पद पर बने रहते हैं। पद है इसके प्रति, पद पर। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के बिना मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यहाँ पे कह रहा है 15% से अधिक। भी बताया था मैंने आपको कौन सा संशोधन है? 91वां संविधान संशोधन 2003। इससे तय किया गया था कि अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 15%। बात तो ये कह रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है मुख्यमंत्री के बिना। क्या कह रहा है ये? मुख्यमंत्री के बिना। ऑटोमेटिकली गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इनमें 15% में शामिल कौन होता है? मुख्यमंत्री भी शामिल होता है। इसके बाद देखो, भारत में संविधान के 91वें संविधान संशोधन द्वारा राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। मैंने अभी आपको बताया था भाई न्यूनतम मंत्री कितने होंगे? न्यूनतम कितने होंगे? 12। 12 कैसे लिख सकते हैं? 11 प्लस 1। आंसर आ गया। कौन सा सही है इसमें? पहला सही और तीसरा सही है, तो आंसर क्या हो गया? 1 और
फर्स्ट, सेकंड तो वैसे ही गलत है। इसमें ऑप्शन आप लिख लेना यहाँ पे कौन कौन सही है। पहला सही है और तीसरा सही है और दूसरा गलत है। आगे देखो, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? तो ध्यान रखना, संसदीय सचिव शपथ किसका दिन लेता है? तो संसदीय सचिव शपथ किसका दिन लेगा? मुख्यमंत्री का दिन लेगा। अब सुनना और समझना, संसदीय सचिव होता कौन है? तो सुनना, इस चीज को समझने की कोशिश करना कि यह मंत्रियों की सहायता के लिए सृजित किया गया एक पद है। ऐसा कोई व्यक्ति जो युवा हो, विधानसभा का सदस्य बना हो, उसको भविष्य में मंत्री बनाना हो, तो उसको पहले क्या बना देंगे? संसदीय सचिव। क्या बना देंगे? संसदीय सचिव। जो क्या करेगा? वरिष्ठ मंत्रियों की क्या करेगा? सहायता करेगा। कैबिनेट मंत्री की सहायता करेगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की भी क्या करेगा? सहायता करेगा। जिससे क्या करेगा? वो कामकाज को सीखेगा। इस पद का सृजन, शपथ दिलाता कौन है? इसको सीएम दिलाता है, ना कि राज्यपाल दिलाता है। ध्यान रखना इस बात को और याद रखना, जितने भी व्यक्ति होते हैं इनकी शपथ का उल्लेख कौन से संविधान में कहां पर है? इनका तो अनुसूची नंबर 3 में। कौन सी? अनुसूची नंबर 3। आपके राज्यपाल है, कौन कौन है? राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। 3 व्यक्ति को छोड़ दो। राज्यपाल क्या है? आर्टिकल 159, राष्ट्रपति 60, कौन सा है? 60, और उपराष्ट्रपति कौन सा है? 69। इन 3 लोगों की शपथ को छोड़ करके बाकी की जितने भी पद है इन सबकी शपथ कहाँ है? अनुसूची नंबर 3 में। ध्यान रखना, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है, उनकी कोई अलग से शपथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति के रूप में शपथ पहले ले चुका होता है और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सांसद के रूप में पहले ही शपथ ले चुका होता है। कौन से अनुसूची से लेता है? अनुसूची नंबर 3 से। यहाँ पे संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाएगा? सीएम दिलाएगा। क्लियर है? आगे देखो, अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे से दिए गए पदों का किस सहायता से पद सोपानी क्रम उच्चतर से निम्नतर नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या कर रहा है? उच्चतर से निम्नतर, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा पद आएगा, उससे नीचे पर उससे छोटा पद, उससे नीचे पर उससे छोटा पद, उससे नीचे पर उससे छोटा पद। कैसी व्यवस्था कहलाती है? पद सोपानी व्यवस्था कहलाती है। कैसी है? पद सोपानी। तो सुनना और समझना, जो आपकी कार्यपालिका होती है, देखो लोकतंत्र के 3 स्तंभ में न्यायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और जो कार्यपालिका होती है, क्या? कार्यपालिका एक सिद्धांत है जिसका नाम है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, जिसमें लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये कार्यपालिका होती है 2 प्रकार की, एक स्थायी और एक अस्थायी। और अस्थायी कार्यपालिका होती है, इसमें सारे सारे कौन आएंगे? नेता। कौन आएंगे? नेता। इसमें कौन आएंगे? सारे सारे नौकरशाह। कौन आएंगे? नौकरशाह। ठीक है, मैंने आपको बता देता हूं यहाँ पे, जो आपकी नौकरशाही होती है इसमें 3 अखिल भारतीय सेवाएं। कितनी है? 3 अखिल भारतीय सेवा। कौन कौन सी है? आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस या आईएफएस। आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ना कि फॉरेन सर्विस। फॉरेन सर्विस होती है विदेश सेवा, और फॉरेस्ट सर्विस कौन सी होती है? भारतीय वन सेवा, जिसके अधिकारी को बोलते हैं डीएफओ। क्या बोलते हैं? डीएफओ। एक होती है आईपीएस, एसपी। आईपीएस का मतलब क्या होता है? इंडियन पुलिस सर्विस। एक होती है आईएएस, जिसका नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसके अधिकारी क्या बनते हैं? कलेक्टर। और वही कलेक्टर आगे जाकर क्या बनते हैं? सचिव बनते हैं। क्या बनते हैं? सचिव। ये कैसी है? स्थायी। जो इनका सबका हेड होता है, इसका प्रशासनिक प्रमुख होगा। कौन होगा? प्रशासनिक प्रमुख, हेड होगा। उस हेड का नाम होता है सीएस। क्या नाम होता है? सीएस, जिसको बोलते हैं अपन चीफ सेक्रेटरी। वर्तमान में कौन है आपके? सुधांशु पंत। कौन है? सुधांशु पंत। ये कौन है आपकी? सीएस है। जो अस्थायी कार्यपालिका होती है इसमें नेता शामिल होता है, इसको बोलते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। और जो इसका हेड होता है उसका नाम क्या होता है? सीएम। क्या नाम होता है? सीएम। इसके हेड का नाम क्या है? सीएस। सीएस से नीचे आएगा एसीएस। कौन आएगा? एसीएस। कौन आएगा? एसीएस। सीएस मतलब होता है चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, एसीएस के नीचे कौन आएगा? आपका सेक्रेटरी, इसको बोलते हैं अपन सचिव। क्या बोलते हैं? सचिव। और सचिव क्या होता है? किसी विभाग का प्रमुख होता है। कौन होता है ये? विभाग का प्रमुख। कौन होगा? सचिव होगा। कौन होगा? सचिव। और ये सबकी सब लोग बैठते कहां पर है?
इनके विभाग का नाम है, जो एक जगह बैठते हैं इसका नाम है सचिवालय। क्या नाम है? ये सारे के सारे कहाँ बैठे हैं? सचिवालय में। तो सबसे बड़ा कौन है? सीएस। इसके बाद कौन है? एसीएस। कौन है? एसीएस। एसीएस के बाद कौन है? सचिव। तो यहाँ पे देखो सीएस है, यहाँ पे सचिव है, उप सचिव है, वरिष्ठ सचिव है, सहायक सचिव है। सीएस है ही नहीं है। सबसे पहले कौन सा आंसर आ गया? एसीएस भी नहीं है यहाँ पे, सीधा कौन है? सचिव। तो पहले नंबर पे कौन है? सचिव। तो जहां पे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको कौन सा है? ऑप्शन बी। तो सीधे निकल गया ऑप्शन एलिमिनेशन से। आंसर आगे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पैसे कट गया, ये वैसे कट गया और ये वैसे कट गया। लेकिन फिर भी ध्यान रख लो इस चीज को कि जो सबसे पहले कौन आएगा? सचिव आएगा। कौन आएगा? सचिव। सचिव के बाद कौन आएगा? आपका विशिष्ट सचिव आएगा। कौन आएगा? विशिष्ट सचिव। कौन आएगा? विशिष्ट सचिव आएगा। कौन आएगा? विशिष्ट सचिव आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद कौन आएगा? आपका आपका आएगा फिर उप सचिव। कौन आएगा? उप सचिव। और उप सचिव के बाद आएगा आपका सहायक सचिव। कौन आएगा? सहायक सचिव। ध्यान रखना, जो उप सचिव और होते हैं, सहायक सचिव होते हैं, ये सारे सारे कौन होते हैं? राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी होते हैं, आरएस होते हैं। कौन होते हैं? आरएस। जो सेक्रेटरी होते हैं, सचिव होते हैं, ये कौन होते हैं? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी होते हैं। किसके? आईएएस के अधिकारी होते हैं, आईएएस बोलते हैं इनको। क्लियर है? आगे देखो, निम्नलिखित से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है? तो कितने जिले हैं राजस्थान में से? तो कौन कौन से? जयपुर और जोधपुर। कब बनाए गए थे? 2011 में। और जो पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था होती है, इसमें जो हेड होता है कौन होता है? ये आईजी होता है। कौन होता है? आईजी। कौन होता है? आईजी। आईजी रैंक का अधिकारी होता है। जो पुलिस की जो रैंकिंग व्यवस्था होती है कैसे होती है? सबसे नीचे कांस्टेबल, उससे नीचे हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से ऊपर एएसआई, एएसआई से ऊपर एसआई, एसआई से ऊपर सीआई, सीआई को क्या बोलते हैं अपन? एसएचओ, एसएचओ से ऊपर कौन आ जाएगा? आपका डिप्टी। कौन आएगा? डीवाईएसपी, डीवाईएसपी से ऊपर कौन आ जाएगा? एडिशनल एसपी। कौन आ जाएगा? एडिशनल एसपी। इससे ऊपर एसपी, और एसपी से ऊपर कौन होता है? डीआईजी, और डीआईजी से ऊपर कौन होता है? आईजी। कौन होता है? आईजी। क्लियर है? क्रोनोलॉजी समझ गई? तो जो जयपुर और जोधपुर है, यहाँ पे बैठता कौन का अधिकारी कौन होता है? इसका नाम है आईजीपी या आईजी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? कमिश्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमिश्नर। ध्यान रखना, सीआरपीसी, सीआरपीसी धारा 20 है। इससे क्या दिया गया है इनको? मजिस्ट्रेट की शक्ति दी गई। कैसी? मजिस्ट्रेट की शक्ति। किस शक्ति दी गई है? मजिस्ट्रेट की शक्ति। जो आईजी होता है उसको मजिस्ट्रेट की पावर प्राप्त होती है। ध्यान रखना इस बात को। जिले में किसको प्राप्त होती है? कलेक्टर को। किसको प्राप्त होती है? कलेक्टर को प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है? कलेक्टर को। यहाँ पे किसको प्राप्त होती है? आईजी को प्राप्त होती है। क्लियर है? आगे देखो, अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? राजस्व का एकत्रीकरण, बात सही है। कानून व्यवस्था का रखरखाव, ये भी काम किसका है? कलेक्टर का। आयकर का एकत्रीकरण, आयकर मतलब हो गया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को कलेक्ट कौन करता है? कलेक्टर करता है क्या? नहीं। तो आंसर क्या हो गया? सी। आगे क्या कह रहा है? भू दस्तावेजों का रखरखाव, इसकी भी जिम्मेदारी किसकी होती है? कलेक्टर की। क्यों? ध्यान रखना, कलेक्टर की दो तरह की भूमिका होती है। एक राजस्व संबंधी भूमिका, कौन कौन सी है? राजस्व। एक होती है इसका विकास प्रशासन संबंधी भूमिका, कौन सी? विकास प्रशासन। और तीसरी भूमिका कौन सी होती है इसकी? पुलिस प्रशासन संबंधी। जिले में धारा 144 लागू करनी है, नहीं करनी है, जेलों का निरीक्षण करना है, किस जेल में जाना है, जेल का निरीक्षण करना है, क्या करना है, इन सबकी जिम्मेदारी किसकी होती है? कलेक्टर की होती है। ध्यान रखना इस बात का। राजस्व एकत्रीकरण किसमें आ गया? इसकी राजस्व व्यवस्था में आ गया। और भू दस्तावेज किसमें आ गए? राजस्व व्यवस्था में आ गए। क्लियर है? अधिकारी कौन होता है राजस्व में? जिले में कलेक्टर होता है। सबसे नीचे कौन सा होता है? पटवारी। कौन होता है? पटवारी। पटवारी से बड़ा गिरदावर। गिरदावर से बड़ा कौन होता है? तहसीलदार। कौन होता है? तहसीलदार। तो तहसीलदार से पहले भी आ जाता है नायब तहसीलदार, लेकिन जैसे देखा जाए तो पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, तहसीलदार का एसडीओ, एसडीओ को बोलते हैं अपन सब डिविजनल ऑफिसर या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम भी बोल सकते हैं, उपखंड अधिकारी। इसके बड़ा कौन होगा? एडीएम। एडीएम के बाद आ जाएगा आपका डीएम। अल्टीमेटली सबसे बड़ा कौन है? डीएम। जिले में कौन है? डीएम। क्लियर है? तो आयकर के एकत्रीकरण के अलावा सारे काम कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ बेंच निम्न में से कहां स्थित है? बता भाई, पीठ कहां पर स्थित है? आंसर क्या है इसका? जोधपुर।
सॉरी क्या नाम है आंसर है इसका, जयपुर। कैसे, अब सुनना और समझना इस चीज को, कैसे इसका आंसर क्या होगा, जयपुर होगा। हम आजाद हुए, आजाद होने के बाद जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था, क्या चल रहा था, एकीकरण। और एकीकरण में बात है फोर्थ चरण की, कौन चरण की, फोर्थ चरण, चौथा चरण। चौथे चरण में राजधानी विवाद हुआ। क्या हुआ था, राजधानी विवाद। भाई जयपुर को राजधानी बनाया जाए या जोधपुर को राजधानी बनाया जाए। इस टाइम एक समिति बनाई गई थी, इसका नाम था B.R. पटेल समिति। कौन समिति बनाई गई थी, B.R. पटेल समिति। ठीक है, इस B.R. पटेल समिति ने अनुशंसा दी थी कि जो आपके क्या बोलते हैं आपका हाई कोर्ट है या उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना हमने सबसे पहले की थी जयपुर में। कहां पे की थी, जयपुर में। इसको जयपुर से ट्रांसफर करके कहां शिफ्ट कर दिया जाए, इसको जोधपुर शिफ्ट कर दिया जाए। कहां पे, जोधपुर। तो ध्यान रखना, पहले हाईकोर्ट की स्थापना कहां पे की गई थी, जयपुर में। किस समिति की सिफारिश पर शिफ्ट किया गया था इसको, जोधपुर। तो B.R. पटेल समिति की सिफारिश पर, क्योंकि B.R. पटेल समिति ने कहा था भाई जो राजधानी बनेगी वो कौन बनेगी, जयपुर बनेगी। क्यों, क्योंकि जयपुर किसके पास है, एक तो दिल्ली के पास है, किसके पास है, दिल्ली के पास है। दूसरा क्या है, जयपुर में पानी है, क्या है, पानी। जोधपुर में पानी नहीं है। इन दो कारणों की वजह से जयपुर को क्या बनाया गया था, राजधानी बनाया गया था। और जोधपुर को खुश रखने के लिए क्या किया गया, जयपुर से उच्च न्यायालय को ट्रांसफर कहां पे कर दिया गया, जोधपुर कर दिया गया। क्लियर है यहां तक। अब सुनना, पहले जयपुर थी, कहां शिफ्ट कर दिया, जोधपुर। और इसी टाइम जो रियासत थी, में 5 रियासत थी, 5 रियासतों में क्या चल रहे थे, आपके हाईकोर्ट चल रहे थे। कितनी रियासतों में, 5। इन सबको समाप्त कर दिया गया, केवल कहां पे बची, एक जयपुर और एक जोधपुर। लेकिन 1957 में वापस से राजधानी विवाद होता है। और इस टाइम एक समिति बनाई जाती है, इसका नाम है सत्यनारायण राव, सत्यनारायण राव। ये विवाद था राजधानी को लेकर के कि अजमेर राजधानी बने या जयपुर राजधानी बने। तो इसमें समाधान किया गया कि भाई राजधानी कौन रहेगी, जयपुर रहेगी। लेकिन यहाँ पे कहा गया था कि जयपुर में क्या है, इसकी पीठ स्थापित है, इस पीठ को समाप्त कर दिया जाए। तो जयपुर में इस पीठ को समाप्त कर दिया गया। लेकिन बाद में 1976 में एक आदेश जारी करते हैं। और 1977 में, कब, 1977 में दोबारा से इसकी पीठ की स्थापना की जाती है, बेंच की स्थापना की जाती है। कहां पे, जयपुर में। तो ध्यान रखना, स्थापना कब हुई थी, 1977 में। क्लियर है। आगे देखो, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 243। मैंने बता रखा है आपको, सुन लो समझ लो कि संविधान का भाग 9, कौन सा, भाग 9 कब जोड़ा गया था इसको, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था, भाग 9 को। आर्टिकल कहां से कहां तक जोड़ा गया था, 243 से लेकर के 243 ओ तक। किसका उल्लेख है इसमें, पंचायती राज। किसका उल्लेख है, पंचायती राज का। कहां से कहां तक उल्लेख है, 243 से 243 ओ। कौन से भाग में, भाग 9। कब जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। इसमें और समझ लो आगे, इसी के साथ जोड़ा गया था भाग 9A। इसमें किसका उल्लेख है, नगर निकाय। किसका उल्लेख है, नगर निकाय का। कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल याद रखना, 243P से 243ZG तक किसका उल्लेख है, नगर निकाय का उल्लेख है। कब जोड़ा गया था इसको भी ध्यान रखना, 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। कब जोड़ा गया था इसको, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगर निकाय को, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को। कहां से कहां तक, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, इधर 243P से लेकर के 243ZG तक। ध्यान रखना, इसी भाग 9 या 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अनुसूची 11 जोड़ी गई। कौन सी, अनुसूची 11। कौन सी अनुसूची, अनुसूची नंबर 11 किससे जोड़ी गई थी, 73वें संविधान संशोधन 1992। इसमें भी किसका उल्लेख है, तो पंचायती राज का। और इसमें पंचायती राज के 29 विषयों का उल्लेख। कितने विषय, 29 विषय। अर्थात पंचायती राज 29 विषयों पर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। क्या बना सकती है,
कानून बना सकती है। कितने विषयों पे? 29 विषयों पर कानून बना सकती है। ध्यान रखना, हमारी राजस्थान सरकार ने 21 विषय दे रखे। कितने विषय दे रखे? 21। कितने विषय दे रखे? 21 विषय। एक बात और सुनना और समझना, 2009 में एक समिति बनी थी जिसका नाम था गुलाब चंद कटारिया समिति। गुलाब चंद कटारिया समिति ने साफ साफ कहा था कि भाई साहब आप ये 29 की 29 विषय किसको सौंप दो? पंचायती राज को सौंप दो। लेकिन राजस्थान सरकार ने कितने सौंप रखे? 21। कौन सा अनुसूची है? 11। कब जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन 1992। भाग 9 कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन 1992। कौन सा आर्टिकल है? 243 से 243 ओ। नगर निकाय का किस में लिखे? भाग 9 ए में। कहां से कहां तक है? 243 पी से 243 जेड जी तक। कब जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। एक बात और याद रखना, यहाँ पे भाग 9 बी, इसमें किसका उल्लेख है? याद रखना, सहकारिता। किसका उल्लेख है? सहकारिता का उल्लेख है। कहां से कहां तक है? याद रखना, आर्टिकल 243 जेड एच से 243 जेड टी तक इसका उल्लेख है सहकारिता का। और इससे कब जोड़ा गया था? इसमें भी याद रखना, इसे जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? आंसर क्या हो गया? 243। आगे देखो, ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठक होना आवश्यक है? तो ध्यान रखना, जो हमारी पंचायत राज व्यवस्था कैसी है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। आर्टिकल कहां से कहां तक पंचायत राज व्यवस्था? तो भाग 9 आर्टिकल 243 से लेकर के 243 वो तक, जिसमें पहला आर्टिकल है 243 ए। और इसमें किसका उल्लेख है? ग्राम सभा। किसका उल्लेख है? ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में? 243 ए। इसके अलावा ध्यान रखना कि पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, इसकी धारा 2 कौन सी है? धारा 2। धारा 2 में भी किसका उल्लेख है? ग्राम सभा का उल्लेख है। और ग्राम सभा के लिए कितनी बैठकों का प्रावधान किया गया है? ध्यान रखना, 4 बैठक। कितनी बैठक? 4 बैठक। और कब कब बुलाई जाती है 4 बैठक? तो याद रखना, पहली बुलाई जाती है 26 जनवरी। इसके अलावा कब बुलाई जाएगी दूसरी? 26 जनवरी के अलावा तो 1 मई। इसके अलावा कब बुलाई जाएगी? 15 अगस्त। और फिर कब बुलाई जाएगी? 2 अक्टूबर। तो कितनी बार बुलाई जाती है? 4 बार। कब कब? 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना, राजस्थान सरकार ने एक स्पेशल प्रावधान कर रखा है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 द्वारा कि इन 4 बैठकों के अलावा 2 बार और बैठक बुलाई जा सकती है। कब कब? तो याद रखना, एक 8 मार्च और एक है 14 नवंबर। 14 नवंबर को क्या है? नेहरू जी का जन्मदिन। 8 मार्च राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसके अलावा 1 मई को क्या आता है? मजदूर दिवस। 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी को क्या आ जाएगा आपका? गणतंत्र दिवस। क्लियर है? तो कितनी बैठक बुलाई जाएंगी? 4। आंसर क्या हो गया? डी। आगे देखो, ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन है। तो मैंने आपको बताया ग्राम सभा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? वापस से 243 ए में। और कहां पे इसके? तो पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा कौन सी है? 2 में भी क्या है इसका उल्लेख है? किसका? ग्राम सभा। और ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो ध्यान रखना, सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। अध्यक्षता कौन करेगा इसकी? सरपंच करेगा। यदि सरपंच नहीं है तो कौन करेगा? उप सरपंच करेगा। कौन करेगा? उप सरपंच। इसके सदस्य कौन होते हैं? ध्यान रखना, ग्राम सभा जो भी गांव के सभी वयस्क मतदाता। कौन? वयस्क मतदाता। गांव के सभी वयस्क मतदाता जिनका किसमें नाम हो?
मतदाता सूची में, जिनका मतदाता सूची में क्या हो, नाम है, मतदाता सूची में नाम। ऑप्शन क्या है इसमें, केवल वार्ड पंच, आंसर गलत हो गया। केवल गांव के पुरुष सदस्य, गलत। गांव के सभी निवासी, गलत। केवल मतदाता सूची में पंजीकृत ग्रामवासी, आंसर क्या हो गया इसका, डी। क्लियर है, आगे देखो। ग्राम स्तर पर प्रतिनिधि प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया है वह, आंसर क्या हो गया, ग्राम सभा। क्या आंसर है, ग्राम सभा। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना है इस चीज को कि भाई ये कह रहा है प्रतिनिधि प्रजातंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र। लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है भाई, दो प्रकार का, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको बोलते हैं, जहां पे हम शासन ना करके या जनता स्वयं शासन ना करके किसके माध्यम से करे, प्रतिनिधि के माध्यम से। किसके माध्यम से, प्रतिनिधि के माध्यम से, वो तो कहलाएगा अप्रत्यक्ष। और जहां पर जनता स्वयं शासन करे वो क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाएगा। अब सुनना समझना, यहाँ पे कह रहा है प्रतिनिधि प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया। प्रजातंत्र मतलब क्या है, जनता का शासन, जहाँ पे जनता स्वयं शासन करती है। ऐसा कौन सा स्तर है, केवल केवल ग्राम सभा, क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं सभी कौन होते हैं, ग्राम निवासी, जिनका किसमें नाम हो, मतदाता सूची में। किसमें नाम हो, मतदाता सूची में। क्लियर है, आगे बढ़ो। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है, इसका आंसर क्या होगा भाई, ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है, 1/10वां भाग। आंसर कौन सा हो गया, सी। 10वां भाग क्या है, 1/10 क्या होती है इसकी गणपूर्ति। ध्यान रखना कितनी होती है गणपूर्ति, 1/10। आगे देखो जी, 26। राजस्थान में ग्राम पंचायत की सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं। ध्यान रखना, समझा रहा था मैं चार्ट के माध्यम से, भाई कौन किसको त्याग पत्र देगा, कौन किसको त्याग पत्र देगा, शपथ कौन दिलाएगा। तो पहली चीज तो यहां पे लिख देता मैं शपथ, क्योंकि शपथ कौन दिलाता है, इधर लिख देता मैं त्याग पत्र। क्या, त्याग पत्र। भाई जब सरपंच के चुनाव होते हैं तो सरपंच के चुनाव का जो रिजल्ट आता है उस टाइम जो पीठासीन अधिकारी होता है, कौन होता है, पीठासीन अधिकारी। कौन होता है, पीठासीन अधिकारी। वह क्या दिलाता है, सरपंच को, उप सरपंच को और वार्ड पंच को, सबको शपथ कौन दिलाता है, पीठासीन अधिकारी। त्यागपत्र किसको देते हैं, ध्यान रखना, ये त्यागपत्र सब किसको देंगे, बीडीओ को, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। किसको देते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ को देते हैं। आंसर क्या है इसमें, विकास अधिकारी। लेकिन यहाँ पे पूरा समझ लो इस चीज को, भाई शपथ कौन दिलाएगा इनको, पीठासीन अधिकारी। त्यागपत्र किसको देंगे, ये विकास अधिकारी को या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को। ग्राम पंचायत का सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, नाम रखना, प्रशासनिक अधिकारी कौन होगा ग्राम पंचायत का, प्रशासनिक अधिकारी उसका नाम होता है बीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको अपन पहले बोलते थे ग्राम सेवक, वर्तमान में क्या बोलते हैं इसको, ग्राम विकास अधिकारी। क्या बोलते हैं, ग्राम विकास अधिकारी। क्लियर है ये, ठीक है। अब बात करूंगा मैं इसी में, चलो आगे देख लेंगे इसको। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राजस्थान राज्य था। कौन सा राज्य था, पहला राज्य था। एक समिति बनी थी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। कब बनी थी, तो ध्यान रखना 16 जनवरी 1957 को एक समिति बनी थी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति को बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था, तो ध्यान रखना, इसको बनाया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना, आरपीएस योजना। 1952-1953 में दो योजना लागू की गई थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना।
दोनों की दोनों योजना क्या रही थी, असफल रही थी। इनकी असफलता की जांच करने के लिए भाई, इनके कारणों की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। क्या बनाई गई थी? बलवंत राय मेहता समिति। कब बनाई गई थी? 16 जनवरी 1957 को। और इसी समिति ने 24 नवंबर 1957 को क्या दे दी? अपनी रिपोर्ट दे दी। कब दे दी? 24 नवंबर 1957 को। और यह पहली समिति थी जिसने कहा था कि भाई आप एक त्रिस्तरीय, कैसा? त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन लागू करना चाहिए। इसने क्या की थी? इसकी अनुशंसा की थी। किसकी? त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन। इसने बात की थी भाई क्या करना चाहिए आपको? विकेंद्रीकरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विकेंद्रीकरण। और इस समिति की अनुशंसा को हमने माना। और इसके बाद 2 अक्टूबर 1959 नागौर का एक गांव था जिसका नाम था बगदरी। कौन सा गांव था? नागौर के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं और आकर के क्या करते हैं? पंचायत राज का उद्घाटन करके चले जाते हैं। ध्यान रखना, सेकंड स्टेट कौन सा? पहला तो राजस्थान है। कहां पे हुआ था? नागौर के बगदरी गांव। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। सेकंड स्टेट कौन सा है? सेकंड स्टेट का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। कब की बात है ये? तो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश। क्लियर है? आगे देखो, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? बात वही आ गई वापस से त्याग पत्र की। तो आप समझ लो इसको पूरे चार्ट को एक बार। इधर शपथ, प्रशासनिक अधिकारी, अधिकारी और त्याग पत्र। कौन किसको देगा, कौन किसको दिलाएगा? सुनना। तो भाई मैं बात करूंगा आपको गांव की या ग्राम पंचायत की। किसकी? ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में जो आपके सरपंच होते हैं, वार्ड पंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं, इन सबको शपथ दिलाता है पीठासीन अधिकारी। कौन दिलाता है? पीठासीन अधिकारी। यहाँ का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है उसका नाम क्या है? बीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ये त्याग पत्र किसको देंगे? ये देंगे बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको बोलते हैं खंड विकास अधिकारी। अब बात करूंगा मैं इसके अलावा पंचायत समिति। पंचायत समिति, इनको शपथ कौन दिलाएगा? पंचायत समिति के सदस्यों को, पंचायत समिति के सदस्यों को, प्रधान को शपथ कौन दिलाएगा? यहाँ पे शपथ दिलाता है आपका एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर। कौन दिलाता है? सब डिविजनल ऑफिसर या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिसको बोलते हैं अपन उपखंड अधिकारी। इनका प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा? बीडीओ। कौन होगा? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अब ये त्याग पत्र किसको देंगे? तो ध्यान रखना, जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, कौन है? पंचायत समिति के सदस्य हैं और उप प्रधान है, ये सब किसको देंगे? उप प्रधान। ये दोनों के दोनों देंगे किसको? प्रधान को। और प्रधान भाई साहब किसको देंगे? जिला प्रमुख। किसको देंगे? जिला प्रमुख। क्लियर है? आगे देखो, अब बात करेंगे अपन जिला परिषद की। जिला परिषद की, इसको शपथ कौन दिलाएगा? जिला परिषद के सदस्यों को, जिला प्रमुख को शपथ कौन दिलाता है? उसका नाम होता है कलेक्टर, डीएम। ठीक है, कौन दिलाएगा? कलेक्टर। इनका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका नाम होता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। पता कौन है? आईएएस रैंक का अधिकारी होता है या प्रमोटी आरएस होता है, सीईओ बनता है। वो क्या होता है? यहाँ का प्रशासनिक प्रमुख होता है। ये भी क्या होता है? आरएस होता है। आरएस का एग्जाम रखते हैं, उसके थ्रू क्या बनते हैं? वीडियो बनते हैं। और सीईओ भी किसके थ्रू बनते हैं? आरएस और आईएएस के एग्जाम के थ्रू। आगे देखो, त्याग पत्र किसको देंगे? तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो इसके सदस्य होंगे जिला परिषद के और उप जिला प्रमुख होगा, कौन होगा? उप जिला प्रमुख। ये दोनों तो त्याग पत्र देंगे जिला प्रमुख को, और जिला प्रमुख भाई साहब किसको देंगे? संभागीय। किसको देंगे? किसको देंगे? ऊपर लिख देता हूं मैं, जिला प्रमुख किसको देगा? संभागीय आय। तो क्या पूछा है? प्रधान अपना इस्तीफा कैसे देता है? प्रधान किसको देगा भाई? क्या है आंसर यहाँ पे? प्रधान किसको दे रहा है? जिला प्रमुख को। आंसर क्या हो गया? जिला प्रमुख। ठीक है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर वाली है? भी बताया था कितने स्तर हैं? 3 स्तर, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। क्लियर है?
ध्यान रखना कि जो द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की रिकमेंडेशन किसने की थी, तो यहाँ पे नाम रखना, नाम याद रखना, अशोक मेहता सिंह। इन्होंने कहा था कि एक तो मंडल पंचायत होनी चाहिए और एक जिला परिषद होनी चाहिए। फिर इस तरह की अनुशंसा किसने की थी, वापस से पहले बताया था मैंने अभी आपको, बलवंत राय मेहता समिति। क्लियर है? आगे देखो, पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। कितने विषय सम्मिलित हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कितने विषय हैं, 29 विषय। 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, इसको वापस समझ लो एक बार। 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा किसको जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची को। इसमें कितने विषयों का उल्लेख है, 29 विषय। कितने विषय, 29 विषय। 29 विषयों पर कौन कानून बना सकता है, आपके पंचायती राज कानून बना सकता है। ध्यान रखना, हाँ एक चीज और समझ लो, जो पंचायती राज है या स्थानीय स्वशासन है, कौन सी सूची का विषय, इस तरह का सवाल आ गया तो क्या करोगे आंसर आप, कौन सी सूची का विषय, राज्य सूची। कौन सी सूची का विषय, राज्य सूची का विषय। हमारे संविधान में 3 तरह की सूची है। कितने तरह की, 3 तरह की। संविधान का जो भाग है, सॉरी संविधान की अनुसूची है 7। कौन सा अनुसूची नंबर है, 7। आर्टिकल है 246। इनमें आपकी सूचियों को लेकर कितनी तरह की सूची है, 3। एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक संवर्ती सूची। राज्य सूची में कितने विषय, 66 थे, अभी कितने 61 है। संवर्ती में पहले कितने थे, 47 थे, अभी कितने हो गए 52। और एक कौन सी है आपकी संघ सूची, जिसमें पहले कितने विषय थे, 97, अभी कितने हो गए 100। इस तरह कितनी सूची है, 3। कौन से उसमें, अनुसूची नंबर 7 में। कौन से आर्टिकल कौन सा है, 246। एक बात और ध्यान रखना, एक आर्टिकल है 248 संविधान का, इसको भी समझ लो। इसमें किसका उल्लेख है, अपशिष्ट सूची। अपशिष्ट सूची, अपशिष्ट सूची। अब फर्क समझ लो इनमें, ये कौन सी है, संवर्ती। ये कौन सी है आपकी, संघ सूची। ये राज्य सूची। संघ सूची पे केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पे केवल राज्य सरकार। कौन बनाएगी, राज्य सरकार। और संवर्ती पर दोनों। लेकिन यदि टकराव हो रहा है, क्या हो रहा है, टकराव, तो किसका मान्य होगा, केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। किसका कानून मान्य होगा, केंद्र सरकार का। जैसे एजुकेशन, शिक्षा कौन सी सूची का विषय, संवर्ती सूची का विषय। यदि टकराव होगा तो राज्य का और केंद्र का, तो किसका मान्य होगा, केंद्र सरकार का मान्य होगा। अपशिष्ट सूची पे कौन कानून बना सकता है, तो अपशिष्ट सूची पे केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची पे राज्य सरकार। लेकिन ध्यान रखना, संविधान में एक आर्टिकल है 249, जिसके तहत राज्यसभा क्या बना सकती है, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आपकी चल रही थी 11वीं अनुसूची, कहां पर उल्लेख, हाँ किससे जोड़ा गया था इसको, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था इसको। कितने विषय इसमें, 29 विषय। कैसा विषय ये, राज्य सूची का विषय। कैसा विषय, राज्य सूची के विषय। अर्थात राज्य सरकार क्या देती है, शक्तियों को हस्तांतरण करती है। तो राजस्थान सरकार ने कितने दे रखी है, 21 विषय। कितने विषय दे रखे, 21 विषय। पंचायती राज को 21 विषय दे रखे कि राजस्थान में पंचायती राज कितने विषयों पर कानून बना सकता है, 21 विषयों पर कानून बना सकता है। मैंने पहले ही बताया था, वापस सुन लो कि गुलाब चंद कटारिया समिति ने अनुशंसा की थी कि भाई साहब एक काम करो, आप 29 के 29 विषय किसको दे दो, पंचायती राज को दे दो। लेकिन अभी तक हमने 29 विषय नहीं दिए। क्लियर है, समझ में आ गया। हाँ, यदि यहाँ पे होता 12वीं अनुसूची, कौन सा, 12वीं अनुसूची, तो इसे किससे जोड़ा गया, ध्यान रखना 74वें संविधान से। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। इसमें किसका उल्लेख है, नगर निकाय। किसका है, नगर निकाय। और ध्यान रखना इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय। कितने विषय, 18। पंचायती राज में 29 विषय, नगर निकाय में कितने विषय, 18। यहाँ क्या पूछ रहा है, 11वीं अनुसूची किसके लिए, पंचायती राज के लिए। आंसर क्या हो गया, 29 विषय। यदि यहाँ पे होता 12वीं अनुसूची या नगर निकाय, तो कितने विषय, क्या आंसर होता है आपका, 18 विषय। समझ गए, क्लियर है यहाँ तक आपका सभी का, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी के सारे 30 क्वेश्चन मैंने समझाए।
30 क्वेश्चन में मैंने लगभग पूरी पॉलिटी का एक निचोड़, जो राजस्थान पॉलिटिक्स का क्या लिया, पूरा पूरा निचोड़ लिया। आयोग को मैंने टच नहीं किया इसमें, लोकायुक्त को मैंने टच नहीं किया, इसके अलावा लगभग मैंने पूरी पॉलिटी को क्या कर लिया, टच कर लिया। उम्मीद करूंगा आपकी पूरी राजस्थान पॉलिटी की जो क्लास है आप इसको देखोगे, समझोगे। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको क्या होगी, ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो, लगता है आपको दम है क्लास में, तो आप चैनल को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों से क्या करें, इसको शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा उठा सके। धन्यवाद।